नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो में हम स्टेप वन का चर्चा करेंगे और ये स्टेप वन होगा बीएसआई 180 डिग्री मोड। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेप वन। और स्टेप वन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर या वोल्टेज इन फेड इन्वर्टर का 180 डिग्री मोड वन का है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टेप वन में मैंने पहला जो कंडीशन लिया, ये हमने यहाँ पे थारिस्टर्स की जगह पे सिर्फ स्विचेस दिखाए हैं। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में बेसिक एलिमेंट्री सर्किट हमने डिस्कस किया था। उस बेसिक एलिमेंट्री सर्किट में यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T4 था, यहाँ पे T3 था, यहाँ पे T6 था, यहाँ पे T5 था और T2 था। और साथ में इन दोनों के जस्ट एंटी पैरेलल में इंडिविजुअल थारिस्टर्स के साथ एंटी पैरेलल में उनके डायोड्स कनेक्टेड थे, जैसे D1, D4, D3, D6 और D5, D2। यहाँ पे मैं एज सिर्फ स्विच ऑपरेशन का डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्विचेस दिखाए। स्विच नंबर 1 जो कि T1 थारिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्विच नंबर 4 जो T4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्विच नंबर 3 जो T3 को, स्विच नंबर 6 जो T6 को, और ऐसे क्यूमुलेटिव है। अब जो थ्री फेज लोड की बात कर रहे हैं, तो थ्री फेज लोड को हमने थ्री फेज अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे थ्री फेज सिस्टम का मैंने यहाँ पे फेज ए, फेज बी, फेज सी के रिस्पेक्ट में इनका लोड वैल्यू इंपीडेंस मैंने यहाँ पे जेड क्या है, लोड इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल फेजेस के। जैसे फेज ए ओ के अक्रॉस इंपीडेंस जेड है, ओ बी के अक्रॉस इंपीडेंस जेड है, ओ सी के अक्रॉस लोड का इंपीडेंस जेड है। सप्लाई वोल्टेज कौन सा है बच्चों, डीसी है, और डीसी में हमने सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू मान लिया Vs है। अब आइए सबसे पहले मोड यानी 0 से 60 डिग्री का कंडक्शन हम देखते हैं। और उस 0 से 60 डिग्री में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ डायग्राम में, मेरे पास जो थारिस्टर्स टर्न ऑन है, क्लोज्ड है, वो कौन कौन सा है, 5, 6 और 1। और वो कैसे क्लोज्ड है, मेरे पास कॉम्बिनेशन ऐसा हमने बनाया है कि सारे के सारे फॉरवर्ड बायस है। बस टर्न ऑन करने के लिए आपको पता है मुझे क्या करना पड़ता है, ट्रिगर करना पड़ता है। तो जो जो फॉरवर्ड बायस है उनको मैंने क्या किया, ट्रिगर्ड कर दिया। सभी फॉरवर्ड बायस है, जिनको मैं ट्रिगर्ड करूंगा वो टर्न ऑन होंगे, जिनको मैं गेट पास नहीं दूंगा वो अभी तक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होंगे। तो मैंने 5, 6, 1 कॉम्बिनेशन को 0 से 60 डिग्री एंगल में ट्रिगर्ड किया। 5, 6, 1 का मतलब है 1 और 4 में स्विच 1 क्लोज्ड होगा, स्विच 4 ओपन होगा। ओपन का मतलब इसके थ्रू कोई कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सिमिलरली 3, 6 में आप देख पा रहे होंगे 6 स्विच क्लोज्ड है, 3 ओपन है। और 5, 2 में एक कोई स्विच क्लोज्ड होगा, एक ओपन होगा। तो 5 जो है वो क्लोज्ड है, 2 जो होगा वो ओपन होगा। मींस वो स्विच जो एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो है 1, 6 और 5, या फिर 5, 6, 1। याद रखिएगा ये एंगल है 0 से 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है इनकी वोल्टेज की वैल्यूज जो इनके लोड के अक्रॉस अपीयर होगा। तो मैंने इस लोड के स्टार पॉइंट को ओ मान लिया। ओ ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, वोल्टेज अक्रॉस ओ बी की वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज अक्रॉस ओ सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए कुछ यहाँ पे बेसिक एजम्पशंस आप मान लीजिए, इसको आप ट्रिक भी समझ लीजिए। अगर ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो आगे आने वाले मोड्स में, स्टेप्स में आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। और इस VSI मोड को समझने के साथ साथ इसका वोल्टेज वेवफॉर्म भी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे दो फेजेस लेके चल रहा हूँ। एक जो स्विच के जस्ट, जो सेंटर पॉइंट के जस्ट ऊपर वाले स्विचेस है, और दूसरा जो सेंटर पॉइंट के जस्ट नीचे वाले स्विचेस है। आप देखिए 1, 3, 5 में जो दो स्विच है 1 और 5, ये अभी एक्टिव है। जो 1 है वो A पॉइंट है, जो 5 है वो हमारा C पॉइंट है। तो ऊपर यानी इसके ऊपर वाले रीजन में 1 और 5 अभी टर्न ऑन है, यानी ए और स्विच टर्न ऑन है। इसीलिए मैंने ए और स्विच को ऊपर लेके चला गया और इन दोनों के इम्पिडेंस को मैंने ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट किया है, ताकि मैं आसानी से कैलकुलेशन कर सकूं। 3 और 6 में आप देखेंगे जो नीचे वाला स्विच है यानी 6 जो है वो स्विच एक्टिव है, इसीलिए जो बी टर्मिनल है उसको मैं इसके रिटर्न वायर से यानी नीचे वाले वायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो डोंट बी कंफ्यूज, आप बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। इस सेंटर लाइन के ऊपर वाले स्विच अगर एक्टिव होंगे तो उसका लोड ऊपर की तरफ जाएगा, और सेंटर लाइन के नीचे वाले स्विचेज अगर एक्टिव होंगे तो वो नीचे की लाइन से कनेक्टेड होंगे। तो देखिए जेड ए ओ और जेड इम्पिडेंस है ओ सी का, तो मैंने जेड इम्पिडेंस एओ का और ओसी का कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जो ओबी है ये नीचे वाले स्विच से कनेक्टेड है, तो नीचे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। टोटल जो सप्लाई वोल्टेज है बच्चों वो कितना है, Vs। अब मुझे
वोल्टेज अक्रॉस एओ कैलकुलेट करना है, वोल्टेज अक्रॉस सीओ कैलकुलेट करना है और वोल्टेज अक्रॉस ओबी कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो है वोल्टेज का पैरेलल डिवीजन। वोल्टेज पैरेलल डिवीजन, आई होप आप सबने वोल्टेज का पैरेलल डिवीजन कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। यानी अगर दो रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं या दो इम्पीडेंस आपस में पैरेलल होते हैं, तो कैसे हम इसका क्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए जो टोटल वोल्टेज है बच्चों वो कितना है V। मुझे ये ए मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ये रेसिस्टेंस R1 मान लेता हूँ, रेसिस्टेंस R2 मान लेता हूँ। तो मुझे वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिएगा। जब हम वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 या R2 कैलकुलेट करेंगे, चूंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम ही होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 होगा वही होगा वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R2, और वही होगा वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस मींस टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट यानी V। अगर यही दो रेसिस्टर्स बच्चों आपस में सीरीज में होते हैं, यानी ये होता R1 और ये होता R2, और अगर अगर टोटल वोल्टेज यहाँ पे फिर से V होता और मुझे इनके अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना होता, R1 के अक्रॉस VR1 और R2 के अक्रॉस VR2, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं आपके साथ आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 कैलकुलेट करूंगा VR1, क्योंकि सीरीज में और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है बच्चों, तो याद रखिएगा कंसेप्ट। सबसे पहले पूछेंगे टोटल वोल्टेज, तो कितना है टोटल वोल्टेज V। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे टोटल रेसिस्टेंस से, जिनमें बांटना है। दो रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में है, तो दोनों R1 और R2 है, तो R1 प्लस यानी दोनों का सम, और इनटू जिसके अंदर मुझे वोल्टेज को डिवाइड करना है, यानी इसके अंदर करना है, तो इनटू R1। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R1। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस R2 आप बताएंगे मुझे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज V, उसके बाद लिखेंगे टोटल रेसिस्टेंस यानी R1 प्लस R2, और फिर जिसमें मुझे वोल्टेज डिवाइड करना है यानी R2 में करना है, तो इनटू R2। सेम यहाँ पे बच्चों रेसिस्टेंस की जगह पे दो इम्पिडेंस है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। जो दो जब इम्पिडेंस या दो रेसिस्टेंस जब आपस में पैरेलल होते हैं, तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा वो होगा Z इंटू जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस जेड, यानी आप जानते हैं दैट विल बी इक्वल टू Z/2। तो आइए इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक इम्पिडेंस Z/2 दूसरे इम्पिडेंस Z के क्या है, सीरीज में है। अब मुझे इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इक्वल टू VS। अब मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस Z/2। अब आप ही मुझे बताएंगे सेम कंसेप्ट को यूज करके कि वोल्टेज अक्रॉस Z/2 कितना होगा। तो बच्चों टोटल सबसे पहले क्या बोलेंगे, टोटल वोल्टेज कितना है, तो VS। फिर हम बोलेंगे टोटल इम्पीडेंस कितना है, तो Z/2 प्लस का Z। फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि जिसमें मुझे वोल्टेज को कैलकुलेट करना उसकी वैल्यू कितनी है, तो Z/2। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया VS, ये हो गया Z/2, और ये हो जाएगा 2Z प्लस का Z यानी 3Z/2। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट हम यूज करके कैलकुलेशन करने वाले हैं, और कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे VAO, VCO और VOB का वैल्यू। तो आइए इन वैल्यूज को हम साथ में कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करके सिंपल सा कैलकुलेशन है, फटाफट कर लेते हैं। और इन कैलकुलेशंस को हम सभी मोड में करेंगे। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वोल्टेज अक्रॉस AO। आप जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो वोल्टेज अक्रॉस A होगा वही वोल्टेज अक्रॉस CO भी होगा। तो मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस CO। अब वोल्टेज अक्रॉस AO कैसे कैलकुलेट करूंगा बच्चों, तो सिंपल सा ट्रिक है, ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, अभी जस्ट कैलकुलेट करके बताया था Z/2, और ये तो ऑलरेडी है ही। तो Z/2 के सीरीज में कितना हुआ, यानी एक ये रहा Z/2 और उसके सीरीज में दूसरा क्या रहा बच्चों, Z, याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले टोटल वोल्टेज कितना है बच्चों, तो दैट इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई टोटल इंपिडेंस कितना है, तो ये है Z/2 और इसके नीचे वाला है Z। तो मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू Z/2 प्लस का Z,
और किसमें डिवाइड करना है, किसमें कैलकुलेट करना है, तो इसमें कैलकुलेट करना है, यानी z/2 में कैलकुलेट करना है। तो मैंने लिख दिया z/2। अब चलिए, दिस इज इक्वल टू vs इंटू z/2 बच्चों। और यहाँ पे देखिए z/2 प्लस z, तो 2z प्लस z, तो 3z डिवाइडेड बाई 2। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, z से z कैंसिल, तो फाइनली वोल्टेज अक्रॉस VAO जो कि बराबर है वोल्टेज अक्रॉस VCO, इसकी वैल्यू हो गई Vs/3। अब दूसरा ऑप्शन है कि मुझे जो कैलकुलेट करना है अगला, वोल्टेज अक्रॉस VAO, सॉरी VBO, और इसको मैं वोल्टेज अक्रॉस VOB भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखिए, अब एक ऑप्शन तो ये है बच्चों को फिर मैं इसका इंडिविजुअल कैलकुलेट करूं, दूसरा ऑप्शन है कि टोटल वोल्टेज में से इसके वोल्टेज को मैं माइनस कर लूं। आइए माइनस करके देखते हैं, दोनों करके मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। टोटल वोल्टेज कितना है बच्चों, Vs, ये वाला वोल्टेज कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू Vs/3। तो चलिए माइनस करते हैं, तो 3Vs माइनस का Vs डिवाइडेड बाई 3। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगा बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस V, यहाँ पे ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस OB में लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस OB। तो वोल्टेज अक्रॉस OB इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2Vs/3 वोल्ट। अब OB का क्रॉस लिया मैंने तो वैल्यू आई 2Vs/3, यानी यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चों 2Vs/3, यहाँ पे वैल्यू आ गई Vs/3, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, Vs। तो आप जोड़ के देखिए, दोनों का सम आएगा Vs। अब VOB को मैं चाहूं तो टर्मिनल एक्सचेंज करके VBO भी लिख सकता हूं, और जब मैं VBO करूंगा बच्चों तो आगे लग जाएगा माइनस का VOB, और इसकी माइनस माइनस क्या, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2Vs/3। मीन्स वोल्टेज अक्रॉस AO आया, याद रखिएगा Vs/3, वोल्टेज अक्रॉस VCO आया Vs/3, और वोल्टेज अक्रॉस OB आया था 2Vs/3। लेकिन मैंने जब VBO लिया तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू हो गई माइनस का 2Vs/3, जो ऑलरेडी यहाँ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। तो आप इसको एक जगह टेबल बना के लिखते चलिए, VAO, VCO और VBO या VUB की वैल्यू, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो इस VAO, VCO और VBO का मैग्नीट्यूड ही ड्रॉ करते हैं। इसीलिए अगर ये वैल्यूज आप सही तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे तो वेवफॉर्म बनाना बहुत ही सिंपल है। ये वैल्यू सही से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपसे इस वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का वेवफॉर्म बनने वाला नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम स्टेप 2 में बढ़ते हैं, और स्टेप 2 में समझेंगे कि कैसे इस लोड का क्रॉस वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं।